शनिवार 25 मई शाम 4:45 साउथ वियतनाम से आई फ्लाइट रोंगचेंग एयरपोर्ट पर उतरी। निंगची को बचाने के बाद लिनफे ने निंगयू से कहा था कि जैसे ही सब लोग लंच कर ले, तुरंत वापसी की उड़ान तैयार कर देना। भले ही चिंजू ने बहुत जोर लगाया कि लिनफे और बाकी लोग कुछ दिन और इनलैंड रिवर सिटी में रुकें, लेकिन लिनफे, निंगयू और निंगसी तीनों ही घर लौटने के लिए उतावले थे। लिनफे को तो रिवर सिटी में कोई मजेदार चीज दिखी नहीं रही थी। काम खत्म हो चुका था और अब वह घर जाकर आराम से नेस्ट होना चाहता था। जहां तक निंगयू और निंगसी की बात है, जैसे ही निंगजीगांग और बाकियों ने सुना कि लड़कियां सुरक्षित हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि फौरन घर लौट आओ। हु एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तीनों के चेहरे पर तेज हवा टकराई। ये क्या? कोई टाइफून आने वाला है? लिनफे ने जेब से मोबाइल निकाला और अगले कुछ दिनों का मौसम देख लिया। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। अगले कुछ दिनों में लेवल 12 का टाइफून पैसिफिक ओशन से उठकर रोंगचेंग इलाके पर लैंडफॉल करेगा। टप 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 दाईं ओर से तेज कदमों की आवाज आई। डैड! निंगयू और निंगसी ने एक साथ आवाज लगाई। निंगजिगांग ने पहुंचकर दोनों बेटियों को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। फोन पर उन्होंने कह तो दिया था कि वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन असली सुकून तो उन्हें अपनी आंखों से देखकर ही मिला। डैड, हम ठीक हैं? निंज ने कहा। हूं? निंगजिगांग ने सिर हिलाया, फिर लिन फे की ओर देखा। मिस्टर लिन, इस बार आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। लिन फे मुस्कुराया। कोई बात नहीं, आप लोगों को बातें करनी होंगी, मैं चलता हूं। वह मुड़कर जाने लगा। रुकिए मिस्टर लिन, निंगजिगांग ने पुकारा। मैंने टी रेस्टोरेंट में जगह बुक की है, मैं आपको खाना खिलाकर अपना धन्यवाद कहना चाहता हूं। लिन फेई ने सिर हिला दिया। जरूरत नहीं, मैं अभी विमान में बहुत खाकर आया हूं, भूख नहीं है। निंगजिगंग लिनफे की अनिच्छा समझ गया और ज्यादा जोर नहीं दिया। मुस्कुराकर बोला, ठीक है मिस्टर लिन, अगली बार जब आप फ्री हो तो जरूर मिलकर धन्यवाद दूंगा। लिनफे ने हामी भरी। निंगजिगंग ने अपने सहायक से कहा, शाओलियू, मिस्टर लिन को घर छोड़ दो। आई कैन गो बाय माई सेल्फ। रियली ने मना की। लेकिन निंगजिगंग इस बार बिल्कुल नहीं मान रहे थे। बार बार आग्रह किया कि शाओलियू उन्हें ड्रॉप करे। लिनफे असल में किसी सुनसान जगह जाकर अपनी स्पेस ट्रांसमिशन एबिलिटी से घर जाना चाहता था, पर इतनी जिद देखकर आखिरकार उसे मानना पड़ा। लिनफे के जाते ही निंगजिगांग अपने परिवार के साथ कार से घर की ओर रवाना हुआ। फून के असर से रोंगचेंग पर जल्दी ही काले बादलों की मोटी परत छा गई। अंधेरा बढ़ते ही बादल और फैल गए। रोंगचेंग के पश्चिम की ओर मून माउंटेन के ऊपर भी आकाश पूरी तरह काला हो गया। वो हवा और तेज होने लगी। शिश! मोचिजुकी के जंगलों में पेड़ मूसलाधार हवा में जोर से हिल रहे थे। खड़ाक धड़ाम! सफेद सिल्वर बिजली बादलों के बीच दौड़ रही थी और हर बार आसमान को चीरकर अंधेरी रात को उजाला दे रही थी। उसी जंगल में 10 एलियन हंटर्स की एक टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनके हाथों में लूमिनस स्टोन से बने लाइट टूल्स थे। एक सदस्य सेकंड टियर पीक था, बाकी 9 थर्ड टियर लेवल। इतनी ताकत वाला एलियन हंटर स्क्वाड वाकई बहुत लग्जूरियस माना जाता है। अब तक नहीं पहुंचे क्या? बीच में चलते थर्ड स्टेज हंटर जाओ मो ने पूछा। बस पहुंच ही गए, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, होमनटेंग ने जवाब दिया। वह ट्रेजर हंटिंग जैसी एबिलिटी रखता था। टाइफून बहुत तेज आ रहा है और इसका प्रभाव भी बहुत तेज फैल रहा है, सेकंड टियर पीक वाले लूचिमिंग ने कहा। कोई दिक्कत नहीं, हमने नॉर्थ साइड के लिशन फॉरेस्ट से घूमकर वांग्यू माउंटेन में प्रवेश किया ताकि इन्वेस्टिगेटर्स की नजर से बच सकें। अब टाइफून आने से हमें छुपने में और आसानी होगी, बोला। खड़ाक! एक बिजली आकाश फाड़ कर निकली और इस टीम के सभी चेहरों को उजला कर गई। ये वही एलियन हंटर्स थे जिन्होंने होटल में सायोनिक ओर की खुदाई पर चर्चा की थी। कई दिनों की जांच के बाद उन्हें पता चला था कि एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो ने रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर के बाद फॉरेस्ट की बाहरी सीमा पर कुछ और इन्वेस्टिगेटर्स भेजे थे, लेकिन अंदर कोई खास बदलाव नहीं था। सायोनिक वेन की लालसा उन्हें रोक नहीं पाई। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक गुप्त रास्ता चुना, नॉर्थ फॉरेस्ट से घूमकर वेस्ट के वांग्यू माउंटेन में दाखिल होना। रास्ता लंबा था लेकिन गुप्त था, और उनकी लड़ाई की क्षमता इतनी मजबूत कि उन्हें कोई बड़ी रुकावट नहीं मिली। वे आसानी से मोचिजुकी माउंटेन के भीतर प्रवेश कर गए। उनका गंतव्य अब पास ही था। काफी देर से तंगे बादलों ने आखिरकार पानी बरसा दिया। एक बिजली की गर्ज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। असली थंडरस्टॉर्म।
रेनकोट्स होने के बावजूद ऐसे मौसम में वे किसी काम के नहीं थे। कुछ ही मिनटों में सब भीग गए। कमर तक भीगे हुए लुचिमिंग ने आखिरकार कहा, माइन यही है। अजीब है, मेरी एबिलिटी ने यहाँ किसी स्पिरिट स्टोन का संकेत नहीं दिया। होमंतंग बुदबुदाया। क्या कहा? थंडर की तेज आवाज में हुओदोंगी सुन नहीं पाया। मैंने कहा, मेरी एबिलिटी कह रही है कि यहाँ कोई स्पिरिट स्टोन नहीं है। होमंतंग ने चिल्लाकर दोहराया। क्या? बाकी सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। कहीं तुमने लोकेशन गलत याद कर ली? शायद माइन दूसरी जगह हो। थर्ड स्टेज वाले लिलिथियन ने भौहें चराकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस दोगली शाखाओं वाले पेड़ को पहचानता हूं। माइन यही था। लुचिमिंग दूर एक अजीब से बड़े पेड़ की ओर इशारा करके बोला। वो वो खड़ाक। हवा और बारिश तेज, बिजली लगातार, सभी के चेहरे हैरान। रुको, मैं पहले इस बदतमीज थंडरस्टॉर्म को हटाता हूं, लिलिथियन बोला। हाँ। मूसलाधार बारिश के बीच उसकी आवाज गूंजी। अंधेरे मैदान में हल्की सुनहरी रोशनी उभरी। वह पल पल और तेज होती गई, इतनी कि आंखें मूंदनी पड़े। लिलिचियन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियां बाहर की ओर। उसके शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से हथेलियों में जमा हुई। सुनहरी चमक और तेज होती गई। फिर अचानक जैसे उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सीमा छू ली हो, और पल भर में वह सुनहरी चमक स्याही जैसी काली पड़ गई। जाओ ऊपर। उसके कहते ही उसकी हथेली से एक ब्लैक बीम ऑफ लाइट आकाश की तरफ जोर से निकला, सीधे बादलों की ओर। रात की वजह से यह काला प्रकाश नंगी आंखों से दिख नहीं रहा था, जिससे बाकी सभी को थोड़ी राहत मिली। कुछ ही सेकंड बाद काला प्रकाश स्तंभ बादलों के भीतर समा गया। उसी पल बादलों के अंदर की बिजली और भी उग्र हो गई। काले बादलों में अनगिनत चमकती इलेक्ट्रिक स्नेक्स पागलों की तरह फड़फड़ाने लगीं। बारिश मोटे स्तंभों की तरह गिरने लगी, और उसके साथ भारी मात्रा में ओले भी मिल गए। लीलिचियन की एबिलिटी ने पहले से ही बिगड़े मौसम को और भी खतरनाक बना दिया। कई हजार वर्ग मीटर के दायरे में फैले इस छोटे से मैदान पर पेड़ पौधों का भारी नुकसान हुआ। फुटबॉल जितने बड़े ओले भी थे, जो कई कमजोर नई उगुई टहनियों को सीधा तोड़कर गिरा रहे थे। माइनिंग टीम पर भी बारिश और ओलों की बैराज जैसी बौछार टूट पड़ी, जिससे सब इधर उधर भागकर बचने लगे। पहले यह बस एक सामान्य थंडरस्टॉर्म था, मगर अब एक आपदा बन चुका था। लिलिथियन, तुम्हारी एबिलिटी ने मौसम को और बिगाड़ दिया। क्या यह सच में काम कर रही है या नहीं? लुचिमिंग ने आसमान से गिरते विशाल ओलों से बचते हुए पूछा। घबराओ मत, थोड़ा और वक्त दो, अभी असर दिखेगा। सब लोग बस सह लो, तीन ने जवाब दिया। 3 मिनट बीत गए। एक बेहद भीषण बिजली गर्जन, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद थंडरस्टॉर्म क्लाउड धीरे धीरे बिखरने लगा। बादल का ढांचा टूटने लगा, और उसका कुछ हिस्सा फटकर ऊपर कई किलोमीटर ऊंचाई तक उठ गया। आसमान अभी भी दबा दबा सा था, लेकिन नीचे सिर्फ टुकड़ों में टूटे क्यूमुलस क्लाउड्स बचे थे, जैसे अनगिनत बर्फ के टूटे टुकड़े उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समुद्रों पर तैर रहे हों, पूरे आसमान को ढकते हुए। इसी समय चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे से उभरा। चांदी सी मूनलाइट टूटे बादलों पर पड़ रही थी। जहां तहां बचे छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों पर काले छल्लों जैसे निशान चमक रहे थे, जो तेज हवा के साथ तेजी से आसमान में सरक रहे थे। ली लिचियन की एबिलिटी ने कम से कम इस छोटे प्लेन के ऊपर जमा थंडरस्टॉर्म को तो हटा ही दिया था। हालांकि खराब मौसम हट गया, लेकिन आसमान के सारे बादल नहीं गए, क्योंकि टाइफून की शक्ति को इंसान पूरी तरह मिटा ही नहीं सकता। दूर क्षितिज पर बिजली चमक रही थी, और घने बादल तेजी से प्लेन की ओर बढ़ रहे थे। कुछ देर में थंडरस्टॉर्म फिर वापस आने वाला था। कुछ ही समय पहले दिखाई दिया चांद अब फिर से पतले बादलों के पीछे छिप गया, और बूंदाबांदी शुरू हो गई। हल्की बारिश में भीगते हुए हो मानतांग तेज कदमों से प्लेन पर चल रहा था, जहां वह पहले मिली साइकिक वेन को ढूंढ रहा था। थंडरस्टॉर्म भले कुछ देर के लिए थम गया था, लेकिन तेज हवाएं अब भी उग्र थीं। आसमान पूरी तरह अंधेरा था, मूनलाइट गायब, और आसपास सिर्फ कुछ उपकरणों की फीकी रोशनी। एक तीसरे स्टेज की शुरुआती अवस्था वाला स्ट्रेंज एनिमल हंटर ऊंचे ढलान पर उभरी चट्टान पर खड़ा था। बारिश से भीगे उसके थोड़े लंबे बाल हवा में पीछे उड़ रहे थे। उसके शरीर से एक लहर जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी फूटी जैसे ही उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। उसके माथे से एक सफेद चमका हुआ लाइट बॉल निकला, और शू की आवाज के साथ अंधेरी वाइल्डरनेस की ओर उड़ गया। एक एक लाइट बॉल आसमान में जाकर फूटा। उसकी सफेद रोशनी ड्रिजल के बीच चमकी, और जमीन के बड़े हिस्से को रोशन कर दिया। हर लाइट बॉल लगभग 10 मीटर तक का दायरा रोशन कर देता था।
हालांकि ये लाइट बल्ब्स बहुत देर नहीं चलते और रोशनी भी बहुत तेज नहीं, मगर इनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि कमी पूरी हो गई। शू! सफेद लाइट बल्ब्स आतिशबाजी की तरह एक सीधी लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते चले गए। देखते ही देखते पूरा प्लेन रोशन हो गया। वू है हुआ ने अपनी एबिलिटी से लाइट दे दी है। होमांटेंग, अब साइकिक वेन ढूंढो, ली लिचियन ने कहा। ठीक है, होमांटेंग ने सिर हिलाकर कहा और खोज तेज कर दी। 10 मिनट बाद हवा और तेज हो गई। बादल फिर घिरने लगे। टाइफून की वजह से थंडरस्टॉर्म दोबारा आने वाला था। लू चिमिंग, साइचिक वेन मिली? जामो ने अचानक पूछा। बिल्कुल मिली थी। हमने एक सायोनिक ओर भी निकाला था और उसी समय उसे वेरीफाई भी किया था। ली लिथियन, जाओमो और बाकी सब खामोशी से खड़े होकर होमनथेंग से अच्छे समाचार का इंतजार करने लगे। खिर! धड़ाम! आसमान की गर्जन और तेज हो गई। अंदाजा था कि 10 मिनट में थंडरस्टॉर्म फिर टूट पड़ेगा। मिल गया, मेरी एबिलिटी ने रिएक्ट किया है। होमन की उत्साहित आवाज आई। जहां पहले सायोनिक ओर मिला था, उससे 100 मीटर दूर होमंथन की एबिलिटी फिर से एक्टिवेटेड हुई। लूचिमिंग और बाकी लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़े। पक्का यही जगह है? ली लिथियन ने पूछते हुए बैग से इंजीनियर शवल निकाली। हाँ, बिल्कुल, होमांतांग ने कहा। सब लोग डिगिंग शुरू करो। खचाक, खचाक। सबने अपनी अपनी जगह चुन ली और नीचे की तरफ खोदना शुरू किया। 7-8 मिनट बाद मिट्टी में सने हुए एनिमल हंटर्स गड्ढों से बाहर निकले। 10 में से किसी को भी कुछ नहीं मिला। शायद जगह गलत है, थोड़ा और आगे बढ़कर ट्राई करते हैं। सबने सिर हिलाया और कुछ कदम आगे जाकर नई जगह खोदनी शुरू कर दी। कंग डांग! जैसे ही लुचिमिंग ने शवल मारी, वह किसी कठोर चीज से टकराई। उसने घास हटाई, मिट्टी में सना हुआ एक पत्थर निकाला और साफ किया। एक अजीब सी पहचान की भावना आई। नहीं, लुचिमिंग बड़बड़ाया। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पत्थर पर छोड़ी। पत्थर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक हल्की साइकिक एनर्जी बहने लगी। यानी ये सायोनिक ओर वाला पत्थर था। उसने इंजीनियर शवल मिट्टी में गाड़ दी और दोनों हाथों से जोर से पत्थर तोड़ा। धाम! अंदर से अंडे के आकार का एक अनियमित सायोनिक ओर निकला। सब लोग! लू चिमिंग चिल्लाया। क्या हुआ? तेज तूफानी हवाएं घास पौधों को झकझोर रही थीं और आसमान में बीच बीच में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। लूचिमिंग की बात अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे ज्यादा वही बात सच लग रही थी। इसलिए तो हमें वो जगह खोदने पर कुछ नहीं मिला। कोई पहले ही सब निकाल कर जा चुका था। दाढ़ी वाले एक एनिमल हंटर ने झुंझलाकर कहा। यह समझ में नहीं आता। हम मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट में गए थे। पूरे रास्ते किसी इंसान से मुलाकात नहीं हुई। वापस लौटते वक्त तो स्ट्रेंज बीस्ट्स ने हमें खदेड़ा भी था। हमारे जाने के बाद यहां कोई माइनिंग कर ही नहीं सकता था। तो फिर वो आखिरी जिन 3 बर्ड्स ने हमें खदेड़ा था, क्या उन्होंने हमें भगाकर खुद ही और खोद लिया? लूचिमिंग ने शक जताया। ओह! सब कुछ देर चुप रहे। यह सोच पाना भी मुश्किल था कि कोई स्ट्रेंज बीस्ट खुद माइनिंग कर ले। क्या कोई स्ट्रेंज बीस्ट सच में ऐसा कर सकता है? हूँ। ऊपर से एक तेज ईगल क्राई गूंजा। सबने सिर उठाकर देखा। बिजली चमकने के साथ बादलों के बीच से रोशनी आई और उसी में उन्हें 3 उड़ते हुए बर्ड्स दिखाई दिए। वो वही 3 बर्ड्स हैं, रेड आइड आउल्स, ओराइल और ब्लैक हॉक, जिन्होंने हमें पहले भगाया था। लूचिमिंग, हुओडोंगी और होमंतांग ने तुरंत पहचान लिया। दुश्मन सामने हो तो पुरानी दुश्मनी खुद ब खुद जाग उठती है। इस बार इन्हें सबक सिखाएंगे। पिछली बार का बदला साफ करेंगे। तीसरे स्टेज की मिड लेवल पर खड़ा ली लिचियन बोला। 3 उड़ने वाले स्ट्रेंज बीस्ट्स के पास भले ही उड़ान का फायदा था, लेकिन इंसानों के पास 2 थर्ड स्टेज मिड लेवल, 7 थर्ड स्टेज अर्ली लेवल और एक सेकंड स्टेज पीक था। यानी ताकत में इंसान भारी थे। एज लॉन्ग एज ये 3 स्ट्रेंज बीस्ट हमला करें तो इनकी वापसी नहीं होगी। सब हंटर्स के मन में यही विश्वास था। आ रहे हैं। जैसे ही रेड आइड आउल्स करीब 100 मीटर आए, लू चिमिंग और बाकी सब ने तुरंत अपने सायोनिक वेपन्स निकाल लिए और स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर ली। जब वे सिर्फ 20 मीटर दूर रह गए, तभी अचानक तीनों बर्ड्स ने दिशा बदल ली और ऊपर उठ गए। और तभी रेड आइड आउल और ब्लैक हॉक की पीठ से 2 आकृतियां नीचे गिराई गई। ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं? ये दो कौन? सबके समझने से पहले ही ली लिचिन चिल्लाया। सावधान! हालात बदल गए हैं। सबकी नजरें जमी। एक लाल रंग की फॉक्स और लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा एक सिल्वर व्हाइट पपी उन्हें घूर रहे थे। डॉग? मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट में डॉग कहां से आता? ये तो वुल्फ कब होना चाहिए।
लेकिन असली खतरा यह था कि दोनों बर्ड्स इन दोनों को अपनी पीठ पर लाए थे। मतलब ये दोनों बेहद खतरनाक थे। शाओबाई की एबिलिटी खत्म हो चुकी थी और वह अपनी असली फॉर्म व्हाइट वुल्फ कब में लौट चुका था। रेड फॉक्स अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सप्रेस नहीं कर रही थी और तीसरे स्टेज की हाई लेवल वाली फियरसम स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे इलाके में फैल गई। ये तो थर्ड स्टेज हाई लेवल बीस्ट है। लुचिमिंग और टीम डर से जम गए। घबराओ मत। हालांकि लिचिन की आवाज कांप रही थी, फिर भी उसने तलवार कसकर पकड़ी। हम ज्यादा हैं, अभी भी मुकाबला कर सकते हैं। तुम लोग बहुत बहादुर हो। पहले तो जान बचाकर भाग गए और अब दोबारा पूरी टोली लेकर हमारे जंगल में घुस आए। एक तीखी हल्की सी स्त्री जैसी मेंटल वॉइस उनकी कानों में गूंजी। मेंटल अटैक। सब हंटर्स खड़े के खड़े रह गए और रेड फॉक्स के बगल में खड़े सफेद शैडो को देखकर दहशत से कांप उठे, क्योंकि वह तीसरे स्टेज का पीक लेवल स्ट्रेंज बीस्ट था। ये लड़ाई उनके बस की बात बिल्कुल नहीं थी। कचाक धराम। आसमान के बादल और बेचैन होते गए, मानो कभी भी गुस्से से फट पड़ेंगे। तेज हवाएं सबके शरीर छूकर ठंड पैदा कर रही थी। पहली बार वो सभी इतने करीब से थर्ड स्टेज पीक बीस्ट का सामना कर रहे थे। भागें? किधर से भागें? भागने का फैसला भी मौत था, क्योंकि आसमान में मंडराते तीन उड़ने वाले बीस्ट्स एक एक कर सबको मार सकते थे। शाओबाई ने आसमान देखा। उसे भी महसूस हुआ कि भारी बारिश फिर आने वाली है। उसने ह्यूमंस की ओर मेंटल वॉइस भेजी। ह्यूमंस, अपनी सारी चीजें नीचे रखो और तुरंत जंगल छोड़ दो। सब लोग स्तब्ध खड़े रहे। एक पीक लेवल बीस्ट उन्हें जाने दे रहा था। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, शाओबाई ने चिढ़कर कहा, क्या लड़ना चाहते हो हमसे? लीलिचियन के हाथ पैर कांप रहे थे, पीठ पसीने से भर चुकी थी। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। क्या क्या तुम सच में हमें जाने दोगे? क्या? रेड फॉक्स गुर्राई। हालांकि उसके शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन उसकी नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। रेड फॉक्स, शांत हो जाओ। शाओबाई के कहते ही फॉक्स ने कि तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सप्रेस कर दी, जिससे हंटर्स की सांस लौट आई। लॉर्ड व्हाइट वुल्फ, क्यों न इन ह्यूमंस को मार दें? ये दूसरी बार यहां आए हैं। ब्लैक हॉक ने झुककर सुझाव दिया। चुप रहो, ये मेरा फैसला है, शाओबाई बोला। ब्लैक हॉक तुरंत पीछे हट गया। शाओबाई की आंखें चमकीं। तुम्हारे पास 1 मिनट है फैसला करने का। इसी के साथ उसने तीसरे स्टेज की पीक लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी, जो समुद्र की लहरों की तरह दहाड़ते हुए चारों तरफ फैली। इतनी भयावह स्पिरिचुअल एनर्जी। लिलिचियन और बाकी ने एक दूसरे को देखा। डर उनकी आंखों में साफ था। अब और हिचकिचाने का समय नहीं था। एलियन बीस्ट हंटर्स जानते थे कि अगर उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया, तो यह थर्ड ऑर्डर पीक वाला एलियन बीस्ट वाकई उन्हें उसी पल मार सकता था। सल्फ्यूरिक एसिड। लुचिमिंग सबसे पहले आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ा हथियार जमीन पर फेंक दिया। बाकी लोगों ने उसे देखा, दांत भींचे और अपने हथियार भी जमीन पर गिरा दिए। शाओबाई द्वारा दी गई 1 मिनट की समय सीमा जल्द ही पूरी हो गई। लू चिमिंग और बाकी सबने अपने कपड़ों के अलावा हर चीज जमीन पर फेंक दी। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने सबसे साफ और सही चुनाव किया है। क्या हम अब जा सकते हैं? लू किमिंग ने हिम्मत कर पूछा। हाँ ने जवाब दिया। हूं। एलियन हंटर्स ने राहत की सांस ली और उनके दिलों पर पड़ा बोझ हल्का हो गया। ह्यूमंस, ये जंगल हमारा घर है। तुम लोग पहले ही इतनी जमीन घेर चुके हो। आगे से वांग्यू माउंटेन फॉरेस्ट में मत आना। और अगर आगे कभी तुमसे सामना हो गया, आज जितनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लू चिमिंग और उसके साथी चुपचाप सिर हिलाए, फिर मुड़कर जंगल से बाहर निकलने लगे। और एक बात, यहाँ की सायनिक वेन्स मैंने पहले ही निकाल ली हैं, इसलिए इस पर चिंता मत करना। शाओबाई ने आखिर में जोड़ा। मतलब वाकई किसी स्ट्रेंज बीस्ट ने ही खोदा था। यह सुनकर लुचिमिंग और बाकी लोग सन्न रह गए। फिर बिना पीछे देखे तेजी से जंगल में दौड़ पड़े, पूरी ताकत से रोंगचेंग की ओर भागते हुए। उनके जाते ही शाओ बेलिंग के लोग जमीन पर परेशान को उठा ले गए और छोटी सी समतल जगह छोड़कर निकल गए। क्रैक। वाओ वाओ। एक तेज बिजली चमकी और तुरंत भारी बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में हंटर्स द्वारा खोदी गई दर्जनों बड़ी गड्डियां पानी से भर गई। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर गार्ड टावर के स्टाफ की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि रोंगचेंग से 10 किलोमीटर दूर जंगल में कई टियर 3 स्ट्रेंज बीस्ट्स मौजूद हैं और उनमें से एक थर्ड ऑर्डर पीक का है। यह सुनकर शी यूरोंग तुरंत सतर्क हो गई। लेकिन जब तक शी यूरोंग मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट की सीमा पर पहुंची,
गार्ड टावर ने अगली रिपोर्ट भेजी। वह थर्ड ऑर्डर पीक वाला बीस्ट और बाकी टियर 3 स्ट्रेंज बीस्ट्स जंगल के अंदर वापस जा चुके थे। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर जांग युदांग कुछ शर्मिंदा से थे। जैसे ही उन्हें थर्ड ऑर्डर पीक बीस्ट की जानकारी मिली, उन्होंने शेयुरोंग को बुलाया। लेकिन जब तक वो पहुंची, बीस्ट गायब। हम मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट को इतने वक्त से मॉनिटर कर रहे हैं। पहली बार थर्ड ऑर्डर पीक दिखाई दिया है। ये बिना वजह नहीं आया होगा। कोई ना कोई वजह जरूर है। डायरेक्टर, क्या गार्ड टावर का इंडिस्क्रिमिनेट डिटेक्शन फंक्शन चालू कर दें? हंशुए ने पूछा। यह फंक्शन चालू होने पर अपने प्रभावी दायरे में सेकंड ऑर्डर से ऊपर की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस को पकड़ सकता है। लेकिन इसका बड़ा नुकसान यह है कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसे दोबारा प्रयोग करने में आधा महीना इंतजार करना पड़ता है। इसे ऑन करवा दो। शी यूरोंग ने थोड़ी सोचकर आदेश दिया। ठीक है डायरेक्टर। हनशुए ने कम्युनिकेशन डिवाइस उठाकर आदेश आगे बढ़ाया। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के बाहरी हिस्से में स्थित गार्ड टावर ने जैसे ही डिटेक्शन फंक्शन ऑन किया, एक बेहद हल्की और बेहद खास स्पिरिचुअल एनर्जी लहर हवा की तरह मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट की ओर फैल गई। आधे मिनट बाद हंशे को जवाब मिला। ठीक है, रिपोर्ट स्थिति है? शीरोंग ने पूछा। डायरेक्टर, गार्ड टावर के अनुसार मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट में 2 तीसरे लेवल मिड स्टेज, 7 तीसरे लेवल अर्ली स्टेज प्रैक्टिशनर्स और एक सेकंड लेवल पीक प्रैक्टिशनर मौजूद हैं, और ये सभी तेजी से रोंगचेंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है थर्ड ऑर्डर पीक स्ट्रेंज बीस्ट इसी वजह से प्रकट हुआ होगा, इन प्रैक्टिशनर्स की वजह से। यह तो हद है। हमने साफ साफ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया था, फिर भी ये लोग चुपके से मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट में घुस गए। अगर इससे जंगल के रेस्टलेस बीस्ट्स भड़क गए तो नतीजे इन्हीं को भुगतने होंगे। डायरेक्टर, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इन सबको पकड़ लाऊं। जांग युडंग ने गुस्से में कहा। ठीक है, इन्हें पकड़कर पूछताछ करो। जंगल में क्यों घुसे और क्या थर्ड ऑर्डर पीक स्ट्रेंज बीस्ट को देखा? शी यूरोंग ने निर्देश दिया। जी। जांग युडंग तुरंत कुछ ऑफिसर्स को लेकर लू चिमिंग और उसके समूह की ओर रवाना हो गया। एक हल्की सफेद रोशनी चमकी और लिनफे जोयू और वांग शाओरू के घर के अंदर अचानक प्रकट हो गया। जोयू दरवाजे पर खड़ी जूते बदलकर बाहर जाने को तैयार थी। उसने काले प्रिंट वाली चिफन लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, सफेद सैंडल्स, खुले बाल और एक छोटा सा बैग, सिंपल लेकिन बेहद ग्रेसफुल। लिनफे, तुम यहां कैसे? बेडरूम से निकलती रू ने हैरानी से पूछा। थोड़ा दूर गया था, वहां से कुछ चीजें ली, तुम दोनों को देने आया हूं। लिन फेई ने कहा। जोयू ने उत्सुक होकर पूछा, इतनी दूर कहां गए थे? मैं नैन्यू स्टेट काम से गया था। जोयू और वांग शाओरू ने सोचा, एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो का कोई मिशन होगा। जिज्ञासा तो थी, लेकिन वो समझती थी कि हर बात पूछना आसान नहीं होता। जो ये बाहर इतनी बारिश हो रही है, कहां जा रही हो? लिनफे ने हॉलवे में खड़ी जोयू से पूछा। फ्रिज में आइसक्रीम खत्म हो गई है, वही लेने जा रही हूं। जोयू ने कहा, मैं तो मना कर रही थी कि बारिश रुकने दो, लेकिन इसे तो अभी ही जाना है, इंतजार नहीं कर सकती। वांगशारू ने हंसते हुए कहा। शारू, टाइफून की वजह से बारिश अभी रुकेगी नहीं और बाद में शायद और तेज हो जाए। अगर अभी नहीं गई तो फिर मौका नहीं मिलेगा। चलो, मैं निकल रही हूं। जोयू ने कहा और दरवाजा खोल दिया। जोयो ठहरो, पुकारा। वापस आकर सुन लूंगी, जोयो ने कहा और बाहर कदम रखा। स्नैप्ड। लिन फेई ने उंगलियां चटकाई और दर्जनों तरह तरह के आइसक्रीम बॉक्सेस हवा में उसके सामने प्रकट हो गए। मत जाओ, कुछ समय पहले ही मैंने डायमेंशन स्पेस में बहुत सारी आइसक्रीम रख ली थी, तुम्हारे लिए भी ले आया हूं। बूम। जो यो वापस अंदर आई, दरवाजा बंद किया और हवा में तैरते बॉक्सेस में से एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम उठाते हुए मुस्कुराई। थैंक यू, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। क्रैक, क्लिक, बूम। वाओ वाओ। खिड़की के बाहर बिजली, हवा और बारिश की आवाजें ऐसे एक दूसरे में घुल रही थी, जैसे कोई महाकाव्य सा अनोखा म्यूजिक कंसर्ट चल रहा हो। पर शायद ऐसा म्यूजिकल पसंद करने वाले बहुत कम ही होंगे। टाइफून की वजह से जो भी लोग वीकेंड पर घूमने निकलने वाले थे, सब अपने घरों में कैद हो गए। हफ्ते भर सोचे हुए वीकेंड प्लान्स एक ही झटके में बिखर गए। शाओरू, तुम भी आइसक्रीम लोगी? लिनफे ने वांग शाओरू से पूछा। नहीं, अभी अभी खाना खाया है, बाद में खा लूंगी, शाओरू ने कहा। फिर लिनफे किचन में गया,
हवा में तैर रही आइसक्रीम की बॉक्सेस फ्रिज में रखीं और वापस लिविंग रूम आ गया। जो ये सोफे पर पालथी मारकर बैठी थी और बड़े डिब्बे वाली आइसक्रीम मजे से खा रही थी। लिनफे को आता देखकर मुस्कुराई। लिनफे, ये ब्रांड की चॉकलेट आइसक्रीम तुम्हारी खरीदी हुई कमाल है। मिठास बिल्कुल सही, जरा भी भारी नहीं लग रही। लिनफे उसके पास बैठा और बोला, सच, मुझे तो थोड़ी ज्यादा मीठी लगी। अरे नहीं, परफेक्ट है। और अगर तुम्हें पसंद नहीं, तो जितनी भी चॉकलेट वाली आइसक्रीम तुम्हारे पास है, सब मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। जोयो ने बड़े चम्मच से एक मोटा स्कूप निकाला और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मुझे तो वैनिला आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। लिनफे, इसे आइसक्रीम ज्यादा मत दिया करो। इसे खाते वक्त खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। फिर बाद में पेट दर्द होगा तो परेशानी मुझे ही उठानी पड़ेगी। वांग शाओरू ने चेतावनी दी। शाओरू की बात का मतलब था, ये बेवकूफ फिर पेट खराब करेगी और झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। लिनफे ने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे बात समझ आ गई। तुम दोनों 3 दिन में विद्वान बदल जाते हैं और इस बात को 3 साल से ज्यादा हो गए। फिर भी तुम लोग वही पुरानी बात पकड़कर बैठे हो। मैं अब वैसी बिल्कुल नहीं हूं। जोयो ने कमर सीधी की और चम्मच लहराकर विरोध किया। लिनफे और शाओरू उसे देखकर मुस्कुराए और दोनों के मन में एक ही बात थी, तुम एकदम भी नहीं बदली। उनकी चुप हंसी देखकर जोयू ने कंधे उचकाए और आइसक्रीम खत्म करने लगी। फिर अचानक लिनफे को याद आया, अरे हाँ, मैं साउथ वियतनाम की चीजें देने ही तो आया था। डिमेंशनल स्पेस खोला और एक बड़ा पेपर बैग बाहर निकाला। ये क्या है? वांग शाओरू ने हैरानी से पूछा। साउथ वियतनाम के स्थानक तुम दोनों से बातें करते थे तो मैं ये देना ही भूल गया था। लिनफे ने कहा और चीजें टेबल पर रखने लगा। 3 चीजें थीं, गोल्डन ड्राइड जैकफ्रूट, एक फाइन फिनिश वाला हॉर्नकॉम्ब लोकल कॉफी। जोयू ने अपने हाथ की आइसक्रीम झटपट खत्म की और तुरंत हॉर्नकॉम्ब उठाकर अपने बाल संवारने लगी। कैसा लग रहा है? लिनफे ने मुस्कुराकर पूछा। दोनों ने कोम्ब पहले उठाया, मतलब उन्हें यह सबसे ज्यादा पसंद आया। बहुत आरामदायक है। कोम्ब की क्वालिटी कमाल की है। वांग शाओरू ने कोम्ब की नेचुरल पैटर्न्स देखते हुए कहा, यह कोम्ब चाइना में बिकने वाले कोम्ब से ज्यादा मोटा है। काफी टिकाऊ लगता है। जब मैं इसे स्पेशलिटी शॉप से खरीद रहा था, क्लर्क ने बताया कि साउथ वियतनाम में हॉर्न की कीमत कम है, इसलिए वहां कोम्ब मोटे बने होते हैं और बहुत ड्यूरेबल। क्लर्क तो कह रही थी, अगर घर ले जाकर इस्तेमाल करो तो ये कोम्ब हजारों साल तक शेप नहीं बदलेगा। लिफे हंसा। साउथ वियतनाम वाले सेल्स पीपल तो हमसे भी बड़े बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। हमारे यहाँ तो लोग 10-15 साल कहकर रुक जाते हैं। ये सीधे हजारों साल पर पहुंच गए। ठीक है, चीजें दे दी, तो मैं चलता हूं। इतनी जल्दी? अभी तो समय भी है। सीरीज देखनी है। लाइफ एंड डेथ देख रहा हूं। आधा भी नहीं हुआ। लिनफे ने कहा, सीरीज तो कभी भी देख सकते हो, चलो कुछ गेम खेलते हैं। सुप्रीम ग्लोरी, कई दिनों से टीम नहीं बनाई। ठीक है, कुछ गेम्स साथ खेल लेते हैं, फिर घर जाऊंगा। लिनफे ने मान गया। पेरिस, बारिश तेज थी, हवाओं से पेड़ झूम रहे थे और उसके साथ ही तेजी से जंगल में आगे बढ़ रहे थे। स्क्रैच, बूम, एक चांदी सी बिजली गिरी और 30 मीटर ऊंचे पेड़ पर सीधा प्रहार किया और वह पल भर में जल उठा। रात के अंधेरे में जलता हुआ वह पेड़ एक विशाल मशाल जैसा लग रहा था, लेकिन इस बारिश में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। पहले बारिश से बचने की जगह ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक है। सब भीगे हुए, भूखे और थके हुए थे। तुरंत किसी जगह की तलाश में लग गए। कुछ देर बाद उन्हें एक गुफा मिली और सब अंदर घुस गए। सारा लकड़ी का सामान बारिश में भीग चुका था। आम इंसान होते तो आग नहीं जला पाते, लेकिन इस ग्रुप में एक हंटर था जिसके पास डिहाइड्रेशन की एबिलिटी थी। उसने अपनी शक्ति से लकड़ी से सारा पानी खींच लिया। फिर सबसे प्राचीन तरीके वुड ड्रिलिंग से आग जला दी। 2 अलाव जल उठे। सब आग के आसपास बैठे, पूरी तरह चुप। अभी अभी जो घटनाएं हुई थीं, उसने किसी को बोलने की हालत में नहीं छोड़ा था। खकू, किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ाया और गुफा की खामोशी टूट गई। सभी लोग, इस बार हम तीनों की वजह से आपको परेशानी हुई, माफ करना। आई डोंट ब्लेम यू, जाओमो ने कहा। सायोनिक वेन्स तो सच में थी, बस पहले ही एलियन बीस्ट्स उन्हें ले गए। लाओजाओ सही कह रहा है, किसी की गलती नहीं है। बल्कि इस बार तुम्हारे साथ आने से हमें थर्ड ऑर्डर पीक स्ट्रेंज बीस्ट से सामना करने का अनोखा मौका मिला।
और उसके सामने से जिंदा लौट आना, ये तो बहुत लोगों को नसीब नहीं होता। बाकियों ने भी सहमति जताई। ऐसा अनुभव मिलना ही इस यात्रा को कीमती बना देता है। हथियार एलियन बीस्ट्स ले गए, पर सीनियर हंटर्स के लिए वह नुकसान कुछ भी नहीं था। बाहर गुफा के गर्ड्स, तरतराहट, तेज हवा और लगातार बारिश, और अंदर जलती हुई आग की लौ कांपती हुई नाच रही थी, हल्की सी खुशबू हवा में घुलती हुई। चूल्हे पर 3 खरगोश भूने जा रहे थे। कोयले की आंच पर उनकी खुशबू और भी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। लगभग तैयार है, चलो शुरू करते हैं। लूचिमिंग ने थोड़ा सा रैबिट मीट फाड़ कर चखा। 10 लोग और सिर्फ 3 रोस्टेड रैबिट्स, पेट भरने के लिए काफी नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में ये भी बहुत था। बिना किसी मसाले का रोस्टेड मीट महक तो बढ़िया रहा था, लेकिन स्वाद फीका था, लगभग बेस्वाद। पोजिशनिंग इंस्ट्रूमेंट ना होने की वजह से अब ये काला अंधेरा बिल्कुल ब्लाइंड बना देता है। हमें पता ही नहीं कि मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट से बाहर निकलने में कितना दूर बाकी है। हुओदोंगी ने हल्का सा रोस्ट निकलते हुए कहा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस डायरेक्शन सही रखो, जल्दी ही फॉरेस्ट से बाहर निकल आएंगे। क्रैक। आसमान में लगातार थंडर गूंजा, घुप अंधेरा, और उसी में बिजली चमकी तो दूर आसमान में 5 आकृतियां नजर आईं। ये पांचों एक बड़े ट्रांसपेरेंट बबल के अंदर लिपटे हुए, हवा और बारिश को चीरते हुए वांग्यू माउंटेन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ये 5 लोग एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के थे, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो के डायरेक्टर जांग यूडेंग और उनके 4 ऑफिसर्स। डायरेक्टर टारगेट बस 500 मीटर आगे है। एक महिला इन्वेस्टिगेटर ने कोऑर्डिनेट डिवाइस देखते हुए रिपोर्ट दिया, आगे बढ़ें और लगभग 100 मीटर दूर लैंड करें। यस चीफ। बबल एबिलिटी वाली इन्वेस्टिगेटर ने सबको हवा में आगे ले गई। कुछ मिनट बाद बबल एक क्लियरिंग के ऊपर फूटा और सभी जमीन पर उतर गए। पैटर्स। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जांग यूडैंग और उनकी टीम की कपड़ों पर पानी की एक बूंद तक नहीं लगी। कारण उनकी छाती पर लगा गोल सुनहरा बैज। ये रेन शील्ड बैज था। एक्टिवेशन के बाद बैज के चारों ओर एक इनविजिबल फोर्स फील्ड बन जाता था, जो गिरती बारिश को 1 सेंटीमीटर दूर ही बाहर धकेल देता है। चलिए, जांग यूडंग ने कहा। इंस्ट्रूमेंट पकड़े इन्वेस्टिगेटर ने एक घने छाड़ीनुमा हिस्से की ओर इशारा किया और सबको लेकर आगे बढ़ गई। गुफा के अंदर रैबिट मीट खाकर सभी थोड़ी देर आंखें बंद करने ही वाले थे कि अचानक सबकी परसेप्शन में कई साइकिक फ्लक्चुएशंस उभरी। एलियन एनिमल? सबका पहला रिएक्शन यही था, और वे तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गए। पपा। आग में जलती लकड़ियों की आवाज आई और सभी एलियन बीस्ट हंटर्स गुफा के एंट्रेंस की ओर सतर्क नजरें गड़ा चुके थे। एक विंड ब्लेड एबिलिटी वाला हंटर तो तुरंत हमले के लिए तैयार भी हो गया। तीसरे स्टेज के मिड लेवल के लोग और एक जिसकी शक्ति साफ आंकी नहीं जा रही थी। हम बाहर चलते हैं, ये गुफा बहुत छोटी है, लड़ाई के लिए ठीक जगह ने कहा। फिर सभी हंटर्स बारिश की चादर में गुफा से बाहर निकल आए और एक बार फिर उनके कपड़े भीग चुके थे। मौसम की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी। तभी वूहे हुआ ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। एक एक कर कई रोशनियां आसमान में उठीं और गुफा के आसपास का इलाका दिन की तरह चमक उठा। 5 आकृतियां साफ नजर आ गई। ये तो इन्वेस्टिगेटर्स हैं। सभी हंटर्स का दिल बैठ गया। आखिरकार हमें ढूंढ ही लिया। मैं जांग यू डायरेक्टर, रोंगचेंग वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एबिलिटी मैनेजमेंट ब्रांच। आपने हमारे ब्यूरो द्वारा जारी रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर का उल्लंघन किया है। वांग्यू माउंटेन फॉरेस्ट में प्रवेश वर्जित है। अब हमारे साथ चलिए। बात बोलते ही जांग युडंग ने अपनी हाई लेवल साइकिक एनर्जी फैलाई। चेतावनी भी और दबाव भी। ली लिचियन और उसके साथी गैंगस्टर नहीं थे। इन्वेस्टिगेटर मिल चुके हैं, तो कोऑपरेशन ही सही रास्ता था। ठीक है, हम आपके साथ एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो चलेंगे, लेकिन क्या बारिश रुकने तक वेट कर सकते हैं? जांग युडंग ने यह रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जेब से एक रूबिक्स क्यूब जैसा धातु का उपकरण निकाला। उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी चमकी और अगले ही पल उनके हाथ में 9 गोल्डन बैजेस थे। इट्स अ स्पेस वेपन, और बाकी समझ गए कि यह ऑब्जेक्ट क्या था। जंग युडंग ने बैजेस आगे फेंके। सबसे आगे खड़े ली लिचिन ने एक कैच किया। इसे छाती पर पहने और साइकिक एनर्जी से एक्टिवेट करें। उन्होंने अपने बैज की ओर इशारा करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सभी ने बैज एक्टिवेट किया और बारिश की हर बूंद उनके 1 सेंटीमीटर पास आते ही इनविजिबल फोर्स फील्ड द्वारा दूर धकेली जा रही थी। ट्रूली सुपरवाइजरी अथॉरिटी स्तर ऐसी फंक्शनल स्पिरिट टेक की वजह से। ठीक है,
अब बारिश की प्रॉब्लम खत्म। चलें। कुछ देर बाद हंटर्स ने गुफा की आग बुझाई और डायरेक्टर जांग के साथ रोंगचेंग की ओर वापस बढ़ गए। कुछ घंटे बाद ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी अथॉरिटी की डायरेक्टर शी यूरोंग अपना काम खत्म करके कुर्सी पर टेक लगाकर शहद मिला हुआ पेय पी रही थी। नॉक नॉक नॉक। हंस एक फाइलों की स्टैक लेकर अंदर आई। डायरेक्टर, गार्ड टावर द्वारा डिटेक्ट किए गए 7 प्रैक्टिशनर्स को पकड़ लिया गया है। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर जांग यांग ने उनका इंटेरोगेशन रिपोर्ट भेजा है। शीरोंग ने कप नीचे रखकर फाइल पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद तीसरे टियर के पीक वाला जो स्ट्रेंज बीस्ट है, वो एक व्हाइट वुल्फ है जिसका बॉडी साइज फ्रीली चेंज हो सकता है। इन लोगों की कन्फेशन के मुताबिक वो बीस्ट इंसानों को पसंद तो नहीं करता, लेकिन हमसे लड़ाई भी नहीं चाहता। लगता है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की शांति का असली कारण वही व्हाइट वुल्फ एलियन बीस्ट है। हाँ, मोचिजुकी माउंटेन फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा अब उस व्हाइट वुल्फ के कंट्रोल में होगा। तभी तो उसने बाकी एलियन बीस्ट्स को पीछे हटने का ऑर्डर दिया होगा। डायरेक्टर, ये हंटर्स ये क्यों छुपकर फॉरेस्ट में गए, इसका साफ कारण नहीं दे पाए, हंशे ने कहा। जब उन्हें बताना ही नहीं तो फॉलो अप की जरूरत भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो इंफॉर्मेशन गलती से भी लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके एलियन हंटर सर्टिफिकेट्स रिवोक कर दो। जांग युडंग को कह दिया है उन्हें कुछ दिन डिटेन करके उनकी मेमोरी बढ़ा दो। डायरेक्टर, वो काम जो आपने करने को कहा था उसे कब शुरू करें? जिज्ञासा सहसूच, अभी नहीं, टाइफून गुजरने दो फिर। शियूरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हंशे ने सिर हिलाया और आदेश देने के लिए बाहर चली गई। वाओ, वोहू, बाहर हवा और बारिश का शोर लगातार घूम रहा था। रात 9:30 बजे लिनफे नहाकर लिविंग रूम में लौटा। खिड़की के बाहर चल रही दीवानगी सी हवा और बारिश को सुनते हुए उसने कॉफी टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और बशी को वीचैट पर मैसेज भेजा। इन दिनों टाइफून चल रहा है। कल से तुम्हें स्टोर पर काम करने की जरूरत नहीं। घर पर ही रहकर आराम करो। 5 मिनट बाद टिंग डोंग। बॉस, कोई बात नहीं, ये तो बस लेवल 13 का टाइफून है। जब ये ऑफिशियली रोंगचेंग आएगा तब मैं घर पर रहूंगी। मैं कल हमेशा की तरह स्टोर आकर काम कर लूंगी। ये लड़की भी इन आइस वाटरमेलन खाते हुए लिनफे उसकी रिप्लाई देखकर थोड़ा स्पीचलेस हो गया। मन ही मन बोला, तुम एक कमजोर सी लड़की, फिर भी इतने स्ट्रांग बनकर टाइफून को हल्का ले रही हो। आखिरकार ये नेचुरल डिजास्टर ही तो है। उसने एक हाथ खाली कर वॉइस इनपुट दबाया। जब कह रहा हूं घर पर रहो तो रहो। 2-4 दिन काम मिस कर दोगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है बॉस, मैं कल घर पर रहूंगी। झूठ मत बोलना, मैं कल कभी भी स्टोर आ सकता हूं। अगर तुम्हें काम करते पकड़ लिया तो? नहीं, मैं सच में नहीं जाऊंगी। उसकी वॉइस सुनकर लिनफे मुस्कुरा दिया, सिर हिलाया और मन में बोला, बॉस अगर कह दे एम्प्लॉय को हॉलिडे तो उसे खुशी से मर जाना चाहिए। और ये लड़की देखो, मैं चाहता हूं कि टाइफून कुछ दिन और रहे ताकि ये घर में सुरक्षित रहे, लेकिन इसको लगता है घर बैठना कोई सजा है। फोन सोफे पर रखकर वह फिर से वाटरमेलन खाने लगा। तभी चीसुआ बालकनी से उड़ती हुई अंदर आई और लिनफे की ओर चली। लिनफे, मुझे एक चीज के लिए एप्लीकेशन देनी है। चीहुआ कॉफी टेबल पर कूदकर बोली। क्या? लिनफे ने मेलन खाना रोककर पूछा। मैं छोटो स्पैरोज के साथ बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। बस थोड़ी हवा खा लूं। ठीक है, बस बाहर जाकर कोई मुसीबत मत करना। अगर ये प्रॉमिस निभाया तो तुम स्पैरोज के साथ कभी भी बाहर जा सकती हो। लिनफे ने मेलन स्किन डस्टबिन में फेंक कर कहा। ठीक है, परेशानी नहीं करूंगी। चिसुआ ने अपनी पतली शाखाओं से वादा किया। गुड। लिनफे हाथ धोने बाथरूम की ओर चला गया। चिसुआ खुशी से बालकनी की तरफ भागी। बहुत अच्छा हुआ, लिनफे मान गया। टाइफून के बाद स्पैरोज के साथ जरूर घूमने जाऊंगी। पता नहीं वे जिन जगहों की बातें करते हैं वो सच में कैसी होंगी। रात में खिड़की के बाहर हवा और बारिश के अलावा कमरा बिल्कुल शांत था। बेल बेल। फोन की तेज घंटी ने लिनफे की नींद उड़ा दी। अंधेरे कमरे में उसने आधी नींद में हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और स्क्रीन देखी। ये बेवकूफ 2:30 बजे सुबह मुझे क्यों फोन कर रहा है? वह झुंझलाया। कॉल उठाते ही वह उसे डांटना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ से टूटती सी दर्द भरी आवाज आई। लिनफे, हेल्प। जोयो की आवाज ने लिनफे के दिमाग का धुंध तुरंत साफ कर दिया। क्या हुआ? क्या परेशानी है? बहुत दर्द हो रहा है, स्टोमक दर्द, मर जाऊंगी शायद। जो टूटी आवाज में बोली।
सिर्फ पेट दर्द। लिनफे ने राहत की सांस ली। कुछ घंटे पहले तो तुम ठीक थी, फिर अचानक आइसक्रीम। तुम लोगों के जाने के बाद मैं रूम में सोने गई लेकिन नींद नहीं आई। टीवी सीरीज देखने लगी और देखते देखते थोड़ा आइसक्रीम खा लिया। तो वही पुरानी आइसक्रीम वाली बेवकूफी। पेट फिर खराब कर लिया। मत डांटो। घर में स्टमक पेन की दवा नहीं है, जल्दी दवा ले आओ, जोयू ने दर्द दबाते हुए कहा। तुम भी नन, लिनफे बुदबुदाया। आते हुए शांति से आना। शाओरू सो रही है, उसे मत जगाना। पता है, आ रहा हूं, लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे रिग्रेटेबल चीज है, लिनफे ने बड़बड़ाया। दुनिया में रिग्रेट मेडिसिन नहीं मिलती। अब जल्दी आओ, बहुत दर्द हो रहा है। जोयो जल्दी में बोली और फोन काट दिया। लिनफे बिस्तर से उतरा, स्लीपर्स पहने और स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी से जोयो और वांग शाओरू के घर पहुंचा। 2:30 रात, हर तरफ सन्नाटा। अचानक लिविंग रूम में सफेद रोशनी चमकी। कोई भी इसे देखकर डर जाता। लिनफे डेस्टिनेशन पर पहुंचा और अंधेरे में चलते हुए जोयो के बेडरूम की तरफ गया। क्लिक, उसने दरवाजा खोला। लाइट जलते ही उसने देखा, जोयो सफेद लूस नाइट गाउन में दर्द से सिकुड़कर बैठी है, माथे पर पसीना, और उसे देखते ही उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। लिनफे ने दरवाजा बंद किया। मैं कहता हूं नन, तुम कब सुधरोगी? वह मुस्कुराते हुए बोला। उफ, इतनी दर्द में हूं और तुम मजाक कर रहे हो। दवा दो जल्दी। जोई ने हाथ बढ़ाया। लिनफे ने हाथ घुमाया और डायमेंशन स्पेस से पेन किलर्स का बॉक्स निकाला, जो उसने पहले ही रख छोड़ा था, कभी काम नहीं आया था। वह बेड के किनारे बैठा, उसे सहारा दिया और एक पेन किलर निकालकर उसके हाथ में दिया। जोयू ने तुरंत दवा निगली और लिनफे द्वारा निकाली गई मिनरल वाटर की बोतल आधी एक बार में पी गई। धीरे पियो, चोक मत करना। हूं, आखिरकार बच गई। जोयू ने राहत की सांस ली। नाइडलब की दवा का असर तेज था। कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा शांत हो गया। कितने बॉक्स आइसक्रीम खाए थे? लिनफे ने पूछा। जोये ने शर्म से अपनी छोटी उंगली उठाकर इशारा किया। बस, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब कितना? लिनफे ने शक भरी नजरों से फिर पूछा। थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा। जोयो की नजरें इधर उधर भटक रही थीं। साफ दिख रहा था कि वह इस सवाल का सीधा जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहती थी। कितना? ईमानदारी से बताओ। लिनफे ने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अच्छा, अच्छा, मैं छिपा नहीं रही हूं, बस 10 बॉक्स। लिनफे के पीछे पड़ने पर जोयो को मजबूर होकर सच बोलना पड़ा। ओह! लिनफे के दिमाग में बड़ा सा सवाल उठ गया। उसे पता था कि उसने जो आइसक्रीम खरीदी थी, वह एक्स्ट्रा लार्ज बॉक्स वाली थी। सिर्फ 10 बॉक्स। लिनफे ने जोयो की शर्मिंदा शक्ल देखते हुए उसके शब्द दोहराए। ओह, मुझे लगा था कि मैं अब सेकंड स्टेज के अर्ली फेज की कल्टीवेटर हूं, तो दर्जन भर आइसक्रीम खा भी लूं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचा नहीं था कि शरीर फिर भी इतना टॉलरेट नहीं करेगा। तुम अगली बार की भी सोच रही हो? कमाल हो तुम। लिनफे ने आइसक्रीम वाली चर्चा वहीं खत्म कर दी। उसने बेडसाइड टेबल से एसी का रिमोट उठाया, टेम्परेचर कुछ डिग्री बढ़ाया और बोला, दवाई भी ले ली है और काफी देर भी हो गई है। कुछ मिनट में मेरी स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी वापस आ जाएगी। उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। तुम कंबल ओढ़कर आराम से सो जाओ। जोयू ने सिर हिलाया, वापस लेटकर कंबल ओढ़ लिया और सिर बाहर निकालकर बोली, लिनफे, आज रात की बात तुम किसी को मत बताना। खासकर शाओरू को तो बिल्कुल नहीं। नहीं तो वो आगे से मेरी आइसक्रीम की मात्रा कम कर देगी। पहले जब उसने दवाई देने बुलाया था और कहा था कि शाओरू को मत जगाना, लिनफे को लगा था कि वजह कुछ और होगी। लेकिन असली वजह यह निकली कि अगर शाओरू को मालूम पड़ गया कि इसने आइसक्रीम की वजह से अपनी हालत बिगाड़ी, तो उसकी फ्यूचर आइसक्रीम क्वोटा कम हो जाएगी। लिनफे मन ही मन सब समझ गया। याद रखना, शाओरू को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं सो रही हूं, जोयो ने कहा और थकान से आंखें बंद कर ली। अभी जो हलचल हुई थी, उससे वह पूरी तरह थक चुकी थी और तुरंत नींद ने उसे घेर लिया। लिनफे ने बेबस होकर सिर हिलाया। वह उठकर जोयो की ड्रेसिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने वहां रखे 2 छोटे कैक्टस के गमले देखे और सोचा, हाँ, ये वही बर्थडे गिफ्ट्स हैं जो मैंने इस बेवकूफ को दिए थे। इतने महीनों बाद भी जिंदा है। गिफ्ट सही चुना था मैंने। थोड़ी देर पहले वह पेट दर्द से कराह रही थी और अब लेटते ही गहरी नींद में। लिनफे कुछ मिनट शांत बैठा रहा। जब उसकी एबिलिटी वापस आ गई, तो उसने बेडरूम की लाइट बंद की और टेलीपोर्ट करके घर लौट गया।
ये टाइफून पूरे 3 दिन रोंगचेंग के इलाके में घूमता रहा और सोमवार शाम तक जाकर पूरी तरह खत्म हुआ। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे कम वाली थी, इसलिए रोंगचेंग के रेजिडेंट्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने टाइफून की वजह से गिरे कचरे और अव्यवस्था को साफ किया और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में लग गए। पिछले कुछ दिनों में लिनफे की जिंदगी बड़ी आरामदायक रही। उसे घर में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। वह मजे से टीवी सीरीज देखता रहा और गेम्स खेलते हुए दिन निकाल दिए। टाइफून खत्म होते ही शीरोंग का फोन आया और लिनफे कपड़े बदलकर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सुपर पावर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर निकल गया। लिनफे के निकलने के लगभग 1 घंटे बाद रात के 8 बज गए। यही वह टाइम था जिसे लिनफे ने चिसेहुआ के लिए टीवी देखने का फाइनल समय तय किया था। चिसेहुआ और छोटे स्पैरोज बिल्कुल पंक्चुअल थे। जैसे ही समय पूरा हुआ, वे खुद ही टीवी बंद कर देते थे। आमतौर पर टीवी बंद होते ही वे अपने अपने घोंसलों में लौट जाते और अगली सुबह फिर उसी समय इकट्ठा होकर टीवी देखते। लेकिन आज कुछ अलग था। टीवी देखने का समय खत्म होने के बाद चीस हुआ और छोटे स्पैरोज बैल्कनी पर आए। स्पैरोज एंटी थेफ्ट ग्रिल से निकले और उड़ान भरी। फिर चीहुआ भी ग्रिल से बाहर कूदा। कई मीटर ग्लाइड करके स्पैरो बॉस के पैर को पकड़ लिया और इस तरह स्पैरोज उसे लेकर रोंगचेंग के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर उड़ चले। रात को रोंगचेंग की सिटी लाइट्स चमक रही थी। सड़कें, गाड़ियां, ऊंचे स्ट्रीट लाइट्स, शॉपिंग मॉल्स और भीड़ शहर को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। ऊंचाई से शहर को देखने के लिए बेहद नया अनुभव था। इंसानों की बनाई ये पीसफुल और लाइवली दुनिया उसे बहुत हैरान कर रही थी, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के शहर इंसानों जैसे मॉडर्न और प्रॉस्परस नहीं थे। कम से कम उन इलाकों में तो बिल्कुल नहीं जहां वह रहती थी, क्योंकि वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पूर्वी और काफी बैरन हिस्सा था। स्पैरोज बिना रुके उड़ते रहे और कुछ देर बाद वे एक 6 मंजिला इमारत की छत पर उतरे। दूर दूर तक रोशनियों और पार्टियों से भरा ब्लॉक दिखाई दे रहा था। क्या यहां सच में उतनी ही गड़बड़ होती है? ट्विटर, हाँ, हमने पहले यहां घोंसला बनाया था। रात होते ही टीवी ड्रामाज में दिखने वाली हर तरह की गतिविधियां यहां होती हैं, स्पैरो बॉस बोला। चिसेहुआ ने सिर हिलाया और स्पैरो सेकंड तथा स्पैरो थर्ड को बोली, तुम्हारे बिग ब्रो ने फर्स्ट स्टेज के मिडिल तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम दोनों भी मेहनत करो। ट्विटर, ठीक है, दोनों छोटे स्पैरोज ने गर्दन हिलाते हुए कहा। रात के 10 बजकर 22 मिनट, दो कॉलेज जैसे दिखने वाले लड़कों को 5 मजबूत गुंडों ने किडनैप करके एक बार के पीछे वाली गली में घसीट लिया। साले, हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को पटाने की? मुझे मंकी कहते हैं और मेरी ही गर्ल को लाइन मारते हो? बहुत हिम्मत है तुम्हारी। गंजा मांसल आदमी अपनी मांसपेशियां दिखाता हुआ गर्जा। वे दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट सिर्फ क्यूरियोसिटी में बार देखने आए थे। सोचा नहीं था कि यह दिन देखना पड़ेगा। भाई साहब, हमने कुछ नहीं किया। वो आंटी खुद बात करने आई थी। हमने तो कुछ भी। मूंछों वाला एक गुंडा बोला। भाई, ये हरामखोर कह रहा है कि हमारी हसीना आंटी है। लगता है जिंदा रहने का शौक नहीं। न न नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। हम तो बस। दोनों लड़के पसीने पसीने हो गए। गुंडों की नीयत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब गहराई से पछतावा हो रहा था कि क्यूरियोसिटी में बाढ़ देखने आए ही क्यों। मंकी फोर्ड ने जब दो जवान लड़कों को डर के मारे सफेद पड़ते देखा, तो उसकी आंखों में एक चालाक चमक उभर आई। वह मन ही मन हंसा। आज तो किस्मत खुल गई। इतने बेवकूफ दो मोटे मोटे शिकार मिल गए। अगर इनसे खूब पैसा निकलवाया तो इनके ब्रांड नेम कपड़ों का अपमान होगा। मंकी फोर्ड के चेहरे पर वही कड़ा सा भाव बना रहा, जैसे ये उसके लिए रोज की बात हो। पहले हाथ मत उठाना, उसने इशारा करके अपने गुंडों को रोका। फिर वह ठंडी नजरों से उन दो युवकों से बोला, मेरी लड़की पर लाइन मारने की बात फैक्ट है। हम सबने देखा है। हमने नहीं, लड़कों ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन मंकी फोर्ड ने उन्हें बीच में ही झिड़क दिया। हम अंधे नहीं हैं। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, तुम पिटाई खाओ। दूसरा, जितना पैसा है देकर मेरी मेंटल लॉस की भरपाई करो। दोनों लड़के एक दूसरे को देखे, फिर कांपते हाथों से अपने पर्स निकालकर आगे बढ़ा दिए। मूंछों वाला गुंडा दोनों पर्स झपटकर मंकी फोर को थमा देता है। मंकी फोर ने दोनों वॉलेट से कुछ हजार रुपए निकाले। उसकी आंखों में ललक चमकी और फिर गुस्सा दिखाते हुए उसने पर्स वापस लड़कों के चेहरों पर फेंक दिए। ओए, इतना थोड़ा सा, मुझे भिखारी समझा है क्या? मंकी फोर की नाराजगी देखकर दोनों लड़के जल्दी बोले,
हमारे पास सच में बस इतना ही है। आप चाहे तो हमें जाने दें, हम घर से और पैसे लेकर आएंगे। मंकी फोर ने तिरछी नजर से देखा। हम इतने बेवकूफ हैं? तुम्हें घर जाने दिया तो तुम वापस नहीं आने वाले। हम जरूर आएंगे, पक्का। दोनों लड़कों ने कसम खाई। मंकी फोर कुछ पल गंभीर सोचता रहा, फिर बोला, चलो मोबाइल निकालो, ऑनलाइन लोन लेकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। एक आदमी 30,000, कम करके नहीं चलेगा। काम हो गया तो जा सकते हो। 30,000? दोनों की चीख निकल गई। इतना नहीं हो सकता, हम लोन भी नहीं निकाल पाएंगे। मूंछों वाला गुंडा बोला, भाई ये लोग मान नहीं रहे, पहले इनकी धुनाई करो फिर समझ में आएगा। मंकी फोर्ड ने सिर हिलाया, अच्छा, पर हाथ ज्यादा भारी मत रखना। दोनों लड़के डर से चिल्लाए और भागने की कोशिश की, पर क्योंकि वे कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे, 2 कदम ही पकड़े गए और जमीन पर पटक दिए गए। साले भागते हो, मारो इसी को। मंकी फोर गुर्राया। लड़कों की उम्मीदें टूट चुकी थी कि तभी गली में एक अजीब नर नारी की पहचान न बताने वाली आवाज गूंजी। रुको, दिन दहाड़े ऐसी हरकत? ट्विटर, रात है, तुम गलत बोल रहे हो, स्पैरो बॉस ने सुधार किया। मुझे पता है, बस स्लिपिंग ऑफ टंग हुआ। प्यूपिल बुदबुदाया। सबके सिर उसी दिशा में घूम गए। एक 1.2 मीटर का प्यारा सा प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट टी शर्ट और शॉर्ट्स में, बाएं कंधे पर एक स्पैरो, दाएं कंधे पर एक और सबसे ऊपर सिर पर भी एक स्पैरो बैठा हुआ, उन्हें घूर रहा था। सब सोचने लगे, रात के इस वक्त एक स्कूल किड यहां क्या कर रहा है? मूंछों वाला गुंडा चिल्लाया, छोटे यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी पिटोगे। प्यूपिल कुछ बोलने ही वाला था कि उसके सिर वाला स्पैरो बोला, ट्विटर, बेकार बात मत करना, इन बदमाशों से उलझोगे तो मुसीबत होगी। प्यूपिल ने सिर हिलाया, फिर छोटी सी उंगली मंकी फोर पर तानकर बोला, बैड गाइस, सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। मंकी फोर को किसी का उंगली दिखाना सबसे ज्यादा चिढ़ाता था। वह गर्जता हुआ बच्चे पर छपटा, लेकिन तभी प्यूपिल की उंगली से तेज रोशनी निकली और गली की सूखी घास पलक झपकते ही जंगली बेलों की तरह बढ़कर मंकी फोर और उसके गुंडों पर टूट पड़ी। ये क्या, इतना छोटा बच्चा एबिलिटी वाला? मंकी फोर्स सोच ही रहा था कि जंगली घास उसकी टांगों और बाजुओं में लिपट गई। गुंडों ने छुरे निकालकर काटने की कोशिश की, लेकिन जहां वे एक बेल काटते, तुरंत दूसरी बेल कहीं से आकर लिपट जाती। कुछ ही मिनटों में पांचों गुंडे घास की रस्सियों में बंधे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। दोनों लड़के अब बच चुके थे। वे उठकर उस डरावने बच्चे को देखने लगे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब करें क्या। शाशु। घास से बनी हुई हथेलियां गुंडों की जेबों में घुसी और उनके पर्स निकालकर प्यूपिल के पास ले आईं। 5 वॉलेट्स और एक छोटा सा बंडल कैश। प्यूपिल ने 2 लड़कों का हिस्सा निकाला और उनके पैरों के पास फेंक दिया। लो, अपना पैसा लेकर निकलो, प्यूपिल ने ठंडे लहजे में कहा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोनों लड़के डरते डरते धन्यवाद बोलकर भाग खड़े हुए। शायद अब जिंदगी में कभी बार के आसपास भी नहीं जाएंगे। ट्विटर, टीवी में ऐसे ही दिखाते हैं, पनिश द इविल, हेल्प द पुअर। ट्विटर, हाँ, और हेल्प द पुअर, हम भी पुअर हैं। ये सारे वॉलेट्स हमारे होने चाहिए। स्पैरो थर्ड चला, ट्विटर, चुप करो, अभी खत्म नहीं हुआ। मंकी फोर और उसके गुंडों ने गुस्से में प्यूपिल को घूरा। साले, हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पता है हमारे पीछे कौन है? तू और तेरे घर वाले, सबको खत्म कर देंगे, तुमसे बदला लेकर रहेंगे। प्यूपिल ने उसकी धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस हाथ हिलाया और बेलों से बनी हथेलियों ने पांचों को जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। पापा, ओह, चेहरे पर नहीं, चेहरे पर नहीं मारो। धराम धराम, गरम, गलती हो गई, बस करो। प्यूपिल उनकी चीखों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बस आराम से पैसे गिनता है। ये 100 वाला, ये 50, ये 20, और फिर बेफिक्र चल देता है। आधी रात के करीब आधा नशे में धुत एक आदमी अपनी जरूरत हल्की करने के लिए एक सुनसान गली में आया। जैसे ही उसने गेट खोलकर पानी छोड़ना शुरू किया, उसके कान के पास अचानक एक गर्जती हुई आवाज आई। साले, मुझ पर पेशाब करने की हिम्मत कैसे हुई? मरना है क्या? डर के मारे उस आदमी की पूरी बॉडी हिल गई और पानी की धारा और भी तेज हो गई। अरे यार, कौन? काम ने पटाकर उसने नीचे झुककर देखा। 4 बंदर टाइप आदमी जमीन पर बंधे पड़े थे, हाथ पैर बंधे हुए और नाक सूजी हुई। सॉरी भाई, जानबूझकर नहीं किया। वो आदमी हड़बड़ाकर माफी मांगता हुआ भाग गया। अरे ओ हरामखोर, वापस आकर हमारे हाथ पैर खोल दे, ये घास पत्ते काट। मंकी फोर चिल्लाया। बिग ब्रदर, मुझे बाथरूम जाना है। अब बिल्कुल नहीं रुका जा रहा।
मूछ वाले बंदे ने रोते हुए कहा। साले, अकेले तू ही नहीं, मुझे भी नहीं रुका जा रहा। मंकी फोर बुरी तरह झुंझलाया। कुछ देर बाद वाकई दोनों ने हार मानकर वहीं लेटे लेटे पानी छोड़ दिया। उन्हें 1 घंटे बाद जाकर कॉलोनी के और लोग ढूंढ पाए। बचाए जाते ही मंकी फोर ने आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ लगाई। साला छोटा खरगोश, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अंकल, फैट हाउस हैप्पी वाटर की 4 कैन कितने की? लगभग 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का एक छोटा बच्चा सड़क किनारे की दुकान पर खड़ा था। कुल 10 युआन, 4 कैन दे दो। बच्चे ने अपनी जेब से झोला निकाला और उसमें से 10 युआन का नोट निकाला। दुकानदार की नजर उसके वॉलेट में पड़े पैसों पर पड़ी। ओहो, इसमें तो कम से कम 2-3 हजार होंगे। इतने छोटे बच्चे को माता पिता इतने पैसे देकर बाहर भेज देते हैं, कोई डर डर नहीं इन्हें? बच्चा 4 कैन लेकर सामने वाले पार्क में चला गया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन पार्क के अंधेरे हिस्से में अब भी कपल्स बैठे थे, एक दूसरे से लिपटे, धीमी आवाज में बातें करते हुए। बच्चा पार्क के उस हिस्से में पहुंचा जहां छोटी छोटी कृत्रिम पहाड़ियां थीं। ये इलाका रात में बहुत ठंडा और अजीब लगता था, इसलिए यहां कोई नहीं आता। वहां 3 छोटी गौरैया एक चट्टान पर बैठी थी। लड़के को आता देखकर वे खुशी से चहचहाईं। बच्चा उनके सामने खड़ा हुआ और खुद से बुदबुदाया, इस रूप को बनाए रखना सच में साइकिक लगता है। अचानक उसके शरीर से एक सफेद सी धुंध उठी, जिसने उसे पूरी तरह ढक लिया। एक तेज हवा चली, धुंध उड़ गई और लड़का गायब। वहां सिर्फ 30 सेंटीमीटर ऊंचा 7 रंगों वाला एक फूल खड़ा था। यह थी स्पैरो बॉस की अवेकेंड एबिलिटी एंथ्रोपोमॉर्फिक। इस स्किल की मदद से वह खुद या उसके जैसे नॉन ह्यूमन प्राणी थोड़ी देर के लिए इंसान बन सकते थे। टाइम की ड्यूरेशन उसकी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर निर्भर करती थी। पॉप चीसहुआ ने फैट हाउस हैप्पी वाटर की 4 कैन खोली और खुद व तीनों गौरैयों ने एक एक कैन पी ली। चुआ, अगली बार वेस्ट एंड चलते हैं, स्पैरो बॉस बोला। हाँ, रंग बिरंगा फूल बोला, जो कैन में आधा डूबा हुआ था। इंसान बनकर शहर में घूमना बहुत मजेदार है, बस अफसोस तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है, कुछ सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं पाते। चूं चूं, कोई बात नहीं, हम और स्ट्रांग बनेंगे, ज्यादा देर तक रूप बनाए रख पाएंगे, गौरैयों ने कहा। और हाँ, फिर हम इंसानों की तरह अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करेंगे, चिसहुआ ने हंसते हुए कहा। 10 मिनट बाद चिसुआ और तीनों गौरैयों ने मंकी फोर और उसके साथियों से छीना हुआ सारा पैसा एक प्लास्टिक बैग में भरा और उस पहाड़ी के एक गुप्त कोने में वॉलेट छिपा दिया। बस हो गया, अब घर चलें, काफी देर हो गई है, बोला। रात के आसमान में रंगीन फूल गौरैयों की पीठ पर लेटा हुआ तीनों ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पिंग एंड गार्डन कम्युनिटी की तरफ उड़े। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, करीब 100 लोगों की कैपेसिटी वाले कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त सिर्फ 2 लोग थे। शियुरोंग लिनफे को सारी जानकारी दे रही थी। 6 दिन पहले से 200 किलोमीटर दूर वाले हमारे कई डिटेक्शन गैजेट्स एक एक करके ऑफलाइन होने लगे। आखिरी भेजी गई इमेजेस में साफ दिखता है ये सब पिगहेड ने किया है, लिनफे ने कहा। मतलब, आपकी अंदाजा, फर्स्ट टाउन में वर्ल्ड पैसेज के पास मौजूद पिग हेड आर्मी अगले महीने पैसेज में होने वाले बदलाव के बाद बड़े पैमाने पर ब्लू स्टार पर हमला कर सकते हैं। शी यूरोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारे पास जो भी इन्फो है, उससे यही सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी लग रहा है। लिनफे प्रोजेक्टर की स्क्रीन देखता रहा। अभी कुछ महीनों पहले तो चुप थे, अब फिर से बदमाशी शुरू। लगता है पिछली बार की मार अभी कम लगी थी। हमें आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। और हाँ, टॉप ने कहा है रिवॉर्ड में 1,000 स्पिरिट स्टोन्स तय है। अगर आपको कम लगे तो मैं ऊपर रिपोर्ट कर दूंगी। लिनफे मुस्कुराया। मैं भी ब्लू स्टार का इंसान हूं, ऐसी सिचुएशन में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फर्स्ट टाउन जाने का वक्त हो तो बस मुझे कॉल कर देना। उसकी बात सुनकर शिरोंग के चेहरे पर राहत की मुस्कान आई। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, लिनफे ने कहा और चाय का घूंट लिया। तभी शी अपनी जेब से एक काली कार्ड निकाली और उसके सामने रख दी। ये क्या? आपके लिए बनवाया हुआ लिंक्शी सेविंग्स कार्ड। इस मिशन का रिवॉर्ड ऑलरेडी इसमें जमा है, कृपया ले लीजिए। ओह, ये वही कार्ड है जिसे बनवाने की मैं महीनों से सोच रहा हूं। क्वालिटी तो नॉर्मल बैंक कार्ड से कहीं बेहतर है। लिनफे कार्ड को उलट पुलट कर देखने लगा। पासवर्ड छा है, टाइम मिले तो बदल लेना, लिनफे ने हंसते हुए कहा। मिशन शुरू ही नहीं हुआ और रिवॉर्ड पहले दे दिया, कहीं मैं काम ही ना करूं तो। शिरोंग मुस्कुराई।
आप तो हमारे सुपर पावर ब्यूरो के बड़े क्रेडिटर हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो हमें ही डरने की जरूरत पड़ेगी। वो भी सही है। लाखों स्पिरिट स्टोन्स जो मैंने उधार दिए हैं, कहीं डूब न जाए, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। लिनफे हंसते हुए बोला, अगर चाहे तो अगले चैप्टर पर चले।